अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की और डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं। तो हम देखते हैं जो की ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के इस चैप्टर में। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स को पहले तो हम क्लासिफाई करना चाहेंगे। जो हिस्ट्री है एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स की, उसको हमने जो है वो देखना है थोड़ा सा। प्रोज एंड कॉन्स जो थे, हमने जो डिफरेंट मेथड्स हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के, जो ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट है उसको ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट को भी इसमें डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन, ये IMS बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है। इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स 1, रेगुलेशंस 2 एंड कन्वेंशंस 3, rules, regulations and conventions that govern the financial relations among different countries। ठीक, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है, जो आपस में उन्होंने ग्राउंड रूल्स तय किए हैं, या जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस बनी है, या कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस हैं जो रिटन रूल्स नहीं हैं लेकिन कॉमन नॉर्म्स हैं बिटवीन ट्रेड ऑफ टू कंट्री। सो कंपोनेंट्स क्या हुए, एक तो है पब्लिक कंपोनेंट, ठीक है, एंड विच दिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स, यानी एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज या ओवरऑल वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम में अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो आपको उसको फॉलो करना ही करना है। दूसरा है प्राइवेट कंपोनेंट, जो रिप्रेजेंट होता है बेसिकली बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के थ्रू। ठीक, सो दो कंपोनेंट हो गए, एक पब्लिक, दूसरा प्राइवेट। सो पब्लिक है जो डिफरेंट कंट्रीज और के दरमियान में जो है वो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और प्राइवेट है जो बैंकिंग सेक्टर या जो फाइनेंस इंडस्ट्री आपस में जिन कन्वेंशंस के थ्रू। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें रिवर्स एसेट्स के एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा था बेसिक जो करेंसी का जो एलिमेंट था वो प्योर कमोडिटी स्टैंडर्ड था। फॉर एग्जांपल गोल्ड स्टैंडर्ड, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि आपने गोल्ड के अगेंस्ट हर चीज़ को वैल्यू करना और फिर उसकी बेस पे आपने जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन करना। ठीक, फिर दूसरा एलिमेंट है आपका प्योर फीट स्टैंडर्ड्स। इस पे हम आते हैं, पहले हम गोल्ड पे आ जाएं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट करें, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो USA में $10 है, ठीक है, और जबकि पाकिस्तान में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो फर्ज करें 1000 रुपये का। तो इसकी बेसिस पे अब आप एक्सचेंज रेट डिटरमिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक $1 जो है पाकिस्तान के कितने के उसके बराबर होगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पता ही लगेगा, 100 रुपीज़ के बराबर होगा। सो अब आप PKR टू USD जो है वो लिख सकते हैं 100। तो ये आपका एक्सचेंज रेट पास्ट में इस तरह से डिटरमिन होता था गोल्ड स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक, सो अगर ये डिफरेंट होता, ये 20 होता तो ये रेट डिफरेंट होता, या ये 2000 होता तो ये रेट डिफरेंट होता, ये 200 हो जाता, एंड सो ऑन। सो इट वाज एज सिंपल एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गोल्ड। सो दोनों कंट्रीज की प्राइसेस ऑफ गोल्ड सामने रख लें और उसकी बेसिस पे आप एक एक्सचेंज रेट डिटर्मिन कर लें। सेकेंड एलिमेंट हमने कहा फिएट स्टैंडर्ड्स। सो अब गोल्ड की बजाय आप कोई और सिक्योरिटी रख लें, जैसे आजकल हमने रिजर्व्स रखे हुए हैं $US में। सो $US जो है वो जितने हमारे पास हैं उसकी बेसिस पे हमारी एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगी। फिर दूसरा एलिमेंट है, इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो मिक्स स्टैंडर्ड है, यानी आपके पास गोल्ड भी है एज ए रिजर्व और आपके पास फर्स्ट करें $US भी हैं एज ए रिजर्व। तो इसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ये मिक्स स्टैंडर्ड्स है।
ठीक। तो इसमें कम्बिनेशन ऑफ करेंसीज भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि यूएस डॉलर्स आपके रिजर्व में हो। किसी ज़माने में हम पाकिस्तान में यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और जो था जर्मन मार्क, ठीक है, जर्मन मार्क का सिंबल जो है वो मुझे याद है, इस तरह से था, उसकी एब्रीवेशन जो है वो मुझे जहन में नहीं आ रही। सो जर्मन मार्क जो है वो आपका इसमें था। इसी तरह जो है वो स्विस फ्रैंक था, स्विस फ्रैंक की एब्रीवेशन भी है CHF, ठीक है। सो ये आपके जो है वो पाकिस्तान में रिजर्व्स के तौर पे 5 करेंसीज रखी जाती थी, प्लस गोल्ड भी रखा जाता था। तो हम लंबा अरसा जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम को फॉलो करते रहे। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स, यानी एक्सचेंज रेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी हो कि एक कंट्री के साथ आपका मैकेनिज़्म कुछ और चल रहा हो, दूसरे कंट्री के साथ आपका मैकेनिज़्म डिफरेंट हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स कहलाएगा। और इसकी वजह से सेवरल सिस्टम्स जो है वो दे में अराइज, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है, और अदरवाइज रिलैक्सेशन भी हो सकती है, किसमें, एक्सचेंज रेट में। सो इसमें एक सिस्टम फर्ज करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो एक्सचेंज रेट है वो आजकल 164 और 165 के दरमियान में घूमेगा। सो अब इसमें हुआ ये रिस्ट्रिक्शंस मैंने क्या लगाई हैं कि 164 से नीचे नहीं जा सकता और 165 से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो इसके दरमियान में घूम सकता है, इसके दरमियान में वो इस तरह से मूव कर सकता है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो वो ₹1 की फ्लक्चुएशन जो है वो पाकिस्तान ने फ़र्ज़ करें अलाउ की, तो ये मैनेज एक्सचेंज रेट कहलाएगा, आपका मैनेज फ्लोटिंग कहलाती है, या आपने अपर और लोअर रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन कर दी, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वो पहला मेथड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स जो थे, द एक्सचेंज रेट दैट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड नॉट अलाउड टू मूव, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, सेंट्रल बैंक पाकिस्तान, ठीक है। ये कह दे कि जो है वो आज से हमारा PKR USD जो है वो 160 होगा, तो 160 होगा, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाएगा, और ये लंबे अरसे तक ऐसा चलता रहा। तो इसकी वजह से जो फॉरेक्स मार्केट है वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होगी और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेंगी, ठीक। और अगर हम परफेक्टली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स की बात करें तो दैट मूव्स कॉन्टिन्यूसली प्रोपेल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं, डिमांड, सप्लाई, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में इसको देखा है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जो है उसकी बेसिस पे आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, और ये बेसिकली मूव होती हैं टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन दी फॉरेन करेंसी मार्केट, ठीक है। So under this system currencies appreciate and depreciate, ठीक। जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें रीवैल्यू होती थी या डी वैल्यू होती थी, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक जब आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, वैल्यू लोकल करेंसी की इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि PKR USD को वो 160 से अगर कहते हैं कि 155 होगा तो ये री वैल्यू होगा, और डी वैल्यू क्या होगा कि वो कहें कि PKR USD आज से जो है वो 165, तो 160 के कॉन्टेक्स्ट में ये डी वैल्यूएशन कहलाएगा। लेकिन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नेचुरल फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की मूवमेंट की वजह से होती है। अब कुछ इनके कम्बिनेशंस बन सकते हैं, फिक्स्ड हों लेकिन एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट्स हों। कंट्रीज दैट अल्टर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ देयर एक्सचेंज रेट, यानी ये यूं ऐसे 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 ऐसे, यानी फॉर द टाइम बीइंग आप उसको फिक्स करते हैं लेकिन बाद में कंटिन्यूसली एडजस्ट करते रहते हैं, तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से जब आपको बनती है। सो इस टाइम पीरियड के लिए जो है वो फिक्स थी, फिर इस टाइम पीरियड के लिए वो फिक्स थी, फिर इस टाइम पीरियड के लिए फिक्स थी, तो इस तरह से जो है वो मूव करते रहते हैं। Devaluation and revaluations are implemented to correct some
इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, और वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको एड्रेस करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बैंक्स कंटिन्यूसली जो है वो एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट। फिर एक और मैकेनिज्म है, फिक्स एक्सचेंज रेट्स हों लेकिन फ्लेक्सिबल विद इन द बैंड हों। सो बैंड जैसे अभी हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि ये बैंड है आपका, अपर और लोअर बैंड आपका बन गया है, और आपने कहा है कि ये इसके दरमियान में मूव कर सकता है, इसको जो ही टच करेगा नीचे आ जाएगा। सो इससे बाहर नहीं जा सकता वो, दिस इज़ नॉट अलाउड। सो अपर लिमिट डिफाइंड है। सो एक्सचेंज रेट्स फ्लेक्सिबल हैं विद इन अपर एंड लोअर लिमिट्स, ठीक है, डिफाइंड बाय अ बैंड अराउंड द पार वैल्यू। पार वैल्यू ये दरमियान में है, फॉर एग्जांपल ये 164 है, ये 165 है, तो हम इसके दरमियान में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन द बैंड। सो जो ही ये इससे बाहर जाना चाहेगा तो यहाँ पे वो सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई ऑफ मनी को कर्टेल कर सकता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट दोबारा बैंड के अंदर आ जाए। सो जो ही बैंड से बाहर जाना चाहेगा, चाहे अपवर्ड साइड पे या डाउनवर्ड साइड पे, दोनों स्टेजेस पे जो है वो ये इंटरवेंशन पॉइंट वो अलाउ नहीं करेंगे उसको। इसी तरह एक क्रॉलिंग पैग होता है। The par value of exchange rate is revised periodically according to its recent behavior। एक दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इन्फ्लेशन। सो हम जो है वो अभी लंबे अरसे तक ये चल रहा था तो हमने एडजस्ट किया और हमने कहा कि ये यहाँ आ जाना चाहिए, फिर ये लंबे अरसे तक यहाँ जाएगा, फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ये, तो दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ क्रॉलिंग पैग एक्सचेंज। फिर डुअल एक्सचेंज रेट्स भी होते हैं। डुअल एक्सचेंज रेट्स क्या है कि कमर्शियल जो रेट हैं वो फिक्स कर लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक, यानी उनके लिए हम फिक्स रेट यूज़ कर लेते हैं, यानी PKR USD इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट करें हम कह दें कि 165 है, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसके लिए फ्लेक्सिबल होगा, यानी बाकी जो फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग है उसमें फ्लेक्सिबल रेट रखा जाए। जैसे कॉमन मैन ओपन मार्केट से जब डॉलर खरीदने जाए तो उसे जो PKR USD है वो इस तरह से कोट हो 164 165.5, ठीक, अगले दिन जाए उसे ये कोट हो 164.5 और 166। सो ये वेरिएशंस आ जाती हैं, तो ये ओपन मार्केट में इस तरह से। और जो बैंकिंग जो सेक्टर है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है उसके लिए वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इसको हम डुअल एक्सचेंज रेट, एक ही कंट्री में दोनों मैकेनिज्म साथ साथ चल रहे हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है मैनेज्ड फ्लोटिंग का। एक्सचेंज रेट इज़ फ्लेक्सिबल बट द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू लिमिट द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो रही हैं कंटिन्यूसली, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन किसी एक स्टेज पे ये हो जाता है तो इस पॉइंट पे गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है और रोल प्ले करके उसको दोबारा यहाँ पे लिमिट में लाने की कोशिश करती है, और कुछ अर्से बाद अगर ये यूँ हो जाता है नहीं अपवर्ड चला जाता है तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इसको, तो बैंड्स में और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें लिमिट डिफाइन नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ओके +5% प्लस माइनस 5% चेंज पे जो है ना वो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। ये हम इनफॉर्मल जो है डिवाइस कर सकते हैं ये, लेकिन हम हार्ड एंड फास्ट रूल जब डिफाइन कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर हम विद इन बैंड ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो हम जो है वो उसको जो सेंट्रल बैंक है वो उसमें इंटरवीन करे और उसको दोबारा करेक्ट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए, तो ये मैनेज्ड। फिर कुछ टारगेट जोन्स की मेथडोलॉजी भी यूज़ करते हैं। मेजर कंट्रीज इस्टेब्लिश अ सेट ऑफ म्यूचुअली कंसिस्टेंट टारगेट्स। तो ये कंट्रीज आपस में कंसिस्टेंट टारगेट सेट कर लेते हैं, किसके लिए? फॉर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। सो रियल एक्सचेंज रेट्स में इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हैं अगर वो माइनस कर दें तो रियल एक्सचेंज रेट आ जाता है। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ में कहते हैं कि इन्फ्लेशन ही इंटरेस्ट रेट्स के इफेक्ट्स को माइनस कर दें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
अब आते हैं जो बेसिक हमारा क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड था, ये बेसिकली ऑपरेट किया इसने 1870 से लेके 1914 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था। इट इज़ रिमेंबर्ड विद नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया ये कि लोग इसको एक अच्छी नज़र से देखते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इकॉनमी इस टाइम पीरियड में इट प्रॉस्पर्ड, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो इकॉनमी ने ग्रोथ देखी है इस टाइम पीरियड में। इस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को नॉस्टैल्जिया की नज़र से देखा जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन किया जाता है ये हम पहले। पिलर्स क्या थे? द मॉनेटरी अथॉरिटीज फिक्स द प्राइस ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी विच गिव्स अ फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले बात कर रहे थे, 1 ग्राम जो है वो पाकिस्तान में 150 रुपीज़ का, 1 ग्राम जो है वो यूएस में फर्ज करें $2 का। तो इसकी वजह से आप जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो PKR USD एक्सचेंज रेट इस केस में 75 बनता है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट बन जाएगा। द मार्केट एक्सचेंज रेट कैन मूव अबव एंड बिलो फिक्स रेट बाय सर्टन लिमिट्स, और वो लिमिट्स हैं गोल्ड पॉइंट्स। सो गोल्ड जिसके पास ज़्यादा हो जाएगा, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जो है वो +10 ग्राम हुआ है, तो उसकी वजह से जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है लोकल में। फॉर एग्ज़ाम्पल PKR USD जो है वो 74 हो जाए, ये एग्ज़ाम्पल है, मैंने उसे कैलकुलेट नहीं किया। और अगर ये फ़र्ज़ करें -10 ग्राम हो जाता है पाकिस्तान में रिलेटिव गोल्ड की जो रिज़र्व्स हैं, तो फ़र्ज़ करें PKR USD जो है वो आपका 76 हो जाता है। अच्छा जी, कोलैप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स इन 1914 एज दी वारिंग कंट्रीज, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे थे, सस्पेंडेड द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ देयर करेंसीज एंड प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। तो इसमें आपका जो गोल्ड था वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है वो मूव करता था, फॉरेन जो करेंसीज हैं लोकल वो मूव नहीं करती थी। तो वर्ल्ड वॉर में जो है वो ये जो मूवमेंट है ये रोक दी गई। जो इंटरवार पीरियड है, यानी 1914 से लेके 1919, ये इंटरवार पीरियड है। फिर उसके बाद से आगे भी 1926 तक आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स जो है वो इस टाइम पीरियड में अडॉप्ट होगा। सो यानी जिसकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा थी उसने अपना एक्सचेंज रेट जो है वो उस हिसाब से इस्टेब्लिश करवा लिया। सो फर्स्ट करें PKR USD उस वक्त अगर 1914 में 2 था, तो PKR USD जो है वो 1918 में 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, ये 1.5 भी हो सकता था, ये 1 भी हो सकता था। तो ये कंट्री टू कंट्री और ट्रेडर टू ट्रेडर जो है वो बहुत इसमें वैल्यू थी। जिसकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होती थी तो वो अपने हक में एक्सचेंज रेट करवा लेता था, जिसकी बारगेनिंग पावर कम होती थी तो उसके अनफेवरेबल सिचुएशन बन जाती थी। इन 1925 ब्रिटेन ने जो है वो पाउंड इनटू गोल्ड दोबारा शुरू किया। 1925 में उसने गोल्ड स्टैंडर्ड पे दोबारा काम करना शुरू किया। सो गोल्ड एक्सचेंज रेट जो है 1931 में ब्रिटेन ने फिर जो है उसको अबॉलिश कर दिया, क्योंकि उन्होंने कन्वर्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड टू पाउंड जो है 1931 में ख़त्म कर दी। सो इसके बाद जो है वो ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है। आपका ग्रेट डिप्रेशन का बेसिक पीरियड है 1931 से 39 तक, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी 1944 तक चलती है। तो उस वक्त तक पूरी दुनिया में कोई एक्सचेंज मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था। सो फेलियर, बेसिकली जो इंटरवार पीरियड में जो फेलियर की रीजंस थे, एक तो ये कि गोल्ड एज वाज मिथ। लोग कहते थे कि नहीं, ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, कुछ कहते थे बहुत अच्छा है, कुछ कहते थे नहीं बहुत बुरा है। उसके पैरल्स, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बड़ी बहसें हुई उस दरमियान में, लेकिन अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया गया कि इट वाज अ मिथ। द वर्ल्ड इकॉनमी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्योंकि प्रोडक्शन शिफ्ट हुई, बहुत सारी प्रोडक्शंस क्लोज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई,
लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हुई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये न्यूमरस वेज में आपकी जो इकॉनमी अफेक्ट हुई। फिर आपका जो है वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो 1944 में इस्टेब्लिश होता है, और ये 44 कंट्रीज़ ने जो है ना इस एग्रीमेंट को साइन किया। इसमें सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कि ये सिस्टम बनने के साथ ही आपको फिर ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो भी बने, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था और IBRD है जो आगे चल के वर्ल्ड बैंक में कन्वर्ट हुआ। सो इस सिस्टम में था क्या, इसमें ये था कि ये फिक्स सिस्टम है लेकिन एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट्स होंगे। US डॉलर वाज पैक्ड टू गोल्ड, सो बेसिकली गोल्ड की प्राइस जो है वो पैक्ड थी US डॉलर्स के साथ, और बाकी करेंसीज की पैक्ड थी US डॉलर्स के साथ। यानी फ़र्ज़ करें आपका PKR भी US डॉलर के हिसाब से होगा, PKR के बाद GBP भी जो है वो US डॉलर्स के साथ होगा, AED भी US डॉलर्स के साथ होगा, एंड सो ऑन। ठीक, तो आपका जो बेसिक पिलर था वो US डॉलर्स था, और US डॉलर्स का पिलर क्या था, गोल्ड था। एक्सचेंज रेट्स कुड मूव विद इन 1% बैंड, और एक्सचेंज रेट्स है वो ±1% बैंड में मूवमेंट अलाउड थी, यानी +1% और जो है वो -1%, और इसके दरमियान में जो है वो आपकी मूवमेंट हो सकती थी। इससे नीचे ऊपर होगा तो आपको फॉरेन करेक्शन। प्रॉब्लम क्या थी, इसकी जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि देखें जब आप 1% प्लस माइनस का लिमिट लगा देते हैं तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें गोल्ड तो स्टैंडर्ड था ही नहीं, गोल्ड उनके पास था ही नहीं, तो उनके एक्सचेंज रेट्स अक्सर लिमिट से बाहर आ जाते थे। ठीक, तो पता ही लगता था कि हर दफ़ा जो है वो उन्हें नई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो बाज़ औक़ात लोन लेने पड़ते थे फॉरेन करेंसी में, US डॉलर्स में, या जो है वो जो अपने लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि गोल्ड के रिजर्व्स को जो है वो इम्प्रूव करवा दें। सो स्पेकुलेशन जो है वो इसमें डिस्टेबलाइजिंग टाइप की थी, यानी अगर आपको प्राइस ऊपर जा रही है तो नॉर्मल बिहेवियर ये है कि लोग बाय करेंगे, लेकिन लोग सेल करना शुरू हो गए, तो ये डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन थी। इसी तरह जो है वो प्राइस नीचे जा रही है तो लोगों को सेल करना चाहिए, लेकिन जो डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेटर्स थे वो उसको बाय करना शुरू कर देते। देयर वर डिफेक्ट्स इन लिक्विडिटी क्रिएशन मैकेनिज्म। जो लिक्विडिटी क्रिएशन मैकेनिज्म है, यानी मैंने US डॉलर्स को रिजर्व्स में रखा है, US डॉलर्स से जो है PKR बन रहे हैं, लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए पैराडॉक्स इसलिए था कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी थे, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी नहीं थे, तो हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट्स हमारी कम थी, तो जिसकी वजह से हमारे हमेशा डॉलर्स बाहर ही जा रहे होते थे, तो अंदर क्या हमें, सो उसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती थी। तो ये हमें इसका नाम इन्होंने रखा ट्रिफिन पैराडॉक्स। तो इसकी वजह से हमारी जो एक्सचेंज रेट है ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम का, वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो फिर 1971 में कोलैप्स कर गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली सस्पेंड कर दिया कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डॉलर्स इनटू गोल्ड, सो उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ही आपका कोलैप्स कर गया। ओके जी, यहाँ तक हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट सिस्टम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। क्वेरी हो तो ज़रूर यहाँ तक।